करते हैं और हिंदी का सबसे पहला चैप्टर जो कि आपके पुलिस के सिलेबस में है, जिसे कहते हैं हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहले मैं बाबू आप लोग को भाषा से परिचित करा दूं। देखना, भाषा क्या होती है, ये मनुष्य के जो सार्थक अभिव्यक्ति होती है उसको भाषा कहते हैं। और हिंदी भी क्या है, एक हमारी भाषा है जो अपने भारत की मातृभाषा है। ठीक है, और भारत की हिंदी जो है इसे राजभाषा का दर्जा भी दिया गया ना। ठीक है, तो ये सब बातें हम सब क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट कोई भी संदेह नहीं होगी। ठीक है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आज की कक्षाओं का जो है शुभारंभ करते हैं और ये आज की पहली क्लास है। ठीक है, तो पहली क्लास में आज आइए हम लोग श्री गणेश करते हैं। जो आपके सिलेबस में दिया गया है हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाएं। सबसे पहले बाबू मैं एक आप लोग को दिशा निर्देश दे रहा हूं। देखना, पढ़ने का भी एक तरीका होता है, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप सीक्वेंस वाइज और उस सीक्वेंस वाइज जो चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर गहन अध्ययन आपने कर लिया चैप्टर वाइज, तो मैं गारंटी देता हूं आपका कोई भी परीक्षा होगा उसमें आप फेल तो नहीं होंगे। तो पढ़ने का सही तरीका, जैसे मैं कहूं आपसे कि अगर मैं आपको भाषा पढ़ा दूं, ठीक है, तो सर आपके माइंड में एक चिंतन होना चाहिए कि सर आप बताइए, आप भाषा पढ़ा रहे हो, ये भाषा कहाँ से आई है, ये भी तो जानना चाहिए। क्यों बाबू? ठीक है, अगर मान लेते हैं कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं तो कपड़े सूखने का कारण भी हो सकता है, तभी तो धूप में कपड़े सूख जाते हैं। इसी को कार्य एवं कारण कहते हैं। तो किसी कार्य को होने का कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। तो ठीक है, तो देखना ध्यान से, यहां 3 शब्द है, एक हिंदी है और एक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ठीक, और एक अन्य है। अब सोचो ध्यान से, हिंदी तो हम बाद में पढ़ेंगे, ये जो हिंदी शब्द है इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं इसको भी हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हमें पता कि यहाँ सिलेबस में भारतीय आर्य भाषा दिया गया है, लेकिन सर भारतीय आर्य भाषा तभी आप समझ पाओगे जब आप भाषा समझे रहोगे। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि भाषा अगर आप अच्छे से समझे हो तभी भारतीय आर्य भाषा समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मान लेता हूं आपके एग्जाम में कोई सवाल करता है कि परसेंटेज, एक अध्यापिका है जो गणित के प्रश्नों में प्रतिशत पढ़ाने के लिए सोच रही है, तो उसे प्रतिशत पढ़ाने से पहले कौन से अध्याय को पढ़ा देना चाहिए? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लाभ हानि पढ़ा दे, क्योंकि लाभ हानि किससे जुड़ा है? परसेंटेज से। तो जब बच्चा परसेंटेज जाएगा, क्यों? तो वही तरीका पढ़ने का। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे भाषा। ठीक है, क्या जानेंगे? भाषा। अगर आप लोग की जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि भाषा की पहले भी कुछ बता दूं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बाबू भाषा है ना, ये भाषा कहां से बनी है? एक
ध्वनि से बनी है। सोचो अगर बाबू ध्वनि नहीं होती तो कभी भी भाषा नहीं बन पाती, और जब भाषा नहीं बन पाती तो जो आपके भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये कभी उल्लेख नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मुझे ध्वनि को पढ़ना चाहिए, ध्वनि को जब पढ़ लेता हूं तब जाके मैं भाषा से। अब प्रश्न ये है कि सर क्या ध्वनि से आपके एग्जाम में आता है प्रश्न? तो हाँ सर बिल्कुल आता है। जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा, पूछा गया होगा, पूछा जाता है भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये सब क्वेश्चन आप लोग पुलिस के प्रैक्टिस सेट में देखोगे तो अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसा है कि नहीं है ना? तो आइए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं ध्वनि चैप्टर। तो हेडिंग आपकी होगी ध्वनि। तो देखना बाबू, ध्वनि की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ध्वनि की उत्पत्ति। क्या जानेंगे? ध्वनि की उत्पत्ति। अब एक बात और जान लो बाबू, यही देखना, ध्वनि की उत्पत्ति जानेंगे, यही उत्पत्ति से एक जुड़ा शब्द है जिसे क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति। एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। व्युत्पत्ति से जुड़ा एक शब्द है जिसे निष्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पत्ति। आप सोचो क्या ये सर तीनों का मतलब एक है? सोचो, कुछ बच्चे अशुद्ध लिख देते हैं, जहां उत्पत्ति लिखना होता वहां व्युत्पत्ति लिख देते हैं, और जहां व्युत्पत्ति लिखना होता वहां उत्पत्ति लिख देते हैं। जैसा कि शुद्धवर्तनी जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं शब्द से संबंधित या पद से संबंधित अशुद्धियां कहते हैं। तो बाबू देखो, अगर कहीं आपको उत्पत्ति का उल्लेख करना हो तो किस स्थान पर उत्पत्ति लिखेंगे और किस स्थान पर व्युत्पत्ति लिखेंगे और किस स्थान पर निष्पत्ति लिखेंगे? अगर कहीं पर रस का जन्म करना हो, जो रस चैप्टर है, तो वहां आप लिखेंगे निष्पत्ति। तो रस का अगर जन्म करना है तो रस का उत्पत्ति नहीं होता, रस की क्या होती है? निष्पत्ति। अगर कहीं पर किसी शब्दों का अगर जन्म लेना है, करना है, तो वहां लिखा जाएगा व्युत्पत्ति। और किसी जीव का जन्म हो रहा है तो वहां लिखा जाएगा उत्पत्ति। बात समझ के? कहते नहीं है हमारे यहाँ आज नए संतान की उत्पत्ति हुई है, ऐसे बोलते हैं ना। रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। और शब्दों की क्या होती है? व्युत्पत्ति होती है। जबकि जीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ध्वनि की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, इसको आप नोट कर सकते हैं जानकारी के लिए बाबू। ध्वनि की व्युत्पत्ति की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं, लिखिएगा, ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति मनुष्य के वागिंद्रियों से होती है। कभी अगर पूछा जाए ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मनुष्य के वागिंद्रियों से होती है। सवाल ये है, क्या सर वास्तव में मनुष्य के वागिंद्रियों से होती है? वागिंद्रियों का मतलब बाबू जीभ। सोचो अगर जीभ नहीं होती तो क्या आप कुछ बोल पाते? और जब आप कुछ नहीं बोल पाते तो उससे कभी भी उत्पन्न नहीं होता हमारा ध्वनि। तो ऐसे में बात कन्फर्म है कि मनुष्य के वागिंद्रियों से जो कुछ भी व्यक्त हो रही है वो क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई?
मनुष्य के वाग इंद्रियों से, यानी कि मनुष्य के जीव से। बात समझ गए? अच्छा, लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है, क्या सर ध्वनि की व्युत्पत्ति जो है काहे मनुष्य के वाग इंद्रियों से होती है, क्यों जानवरों के वाग इंद्रियों से नहीं हो सकती है? सवाल करो भैया, क्यों? मैंने क्यों मनुष्य के वाग इंद्रियों से ही लिखा? क्या वाग इंद्रिय सिर्फ मनुष्य में ही पाई जाती है? बताओ, जानवर में नहीं पाई जाती है? हाँ, किसी उपकरण से भी हो सकती है, लेकिन यहां मनुष्य को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है? क्योंकि उनका दिमाग। अरे यार, दिमाग क्या? अरे भाई, क्या जानवर के पास दिमाग नहीं होता है? इतना थोड़ी बताओ कि बात आप देख सकें। नहीं, जानवरों की भी अपनी भाषा होती है, बात ध्यान देना, जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। सर मैं बताता हूं, बाबू सुनो, मनुष्य के वागेंद्रियों से क्यों होती है जानो। आप सोचो, जो मनुष्य की जो ध्वनि होती है वो कुछ ना कुछ हमें समझ में आती है, आती कि नहीं आती है? चाहे कुछ भी कोई ऊट पटांग कुछ भी बोल दे वो समझ में आ जाता है ना। जबकि वहीं आप घर में भैंस है कि नहीं, गाय है कि नहीं, है ना? जब गैया कुछ कहती है क्या समझ पाते हो? नहीं ना। क्यों बाबू? नहीं समझ पाते। इसलिए मनुष्य के वाग इंद्रियों से उत्पत्ति होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, जानवरों से नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलिए, लेकिन एक सवाल आपके एग्जाम में पूछता है कि भैया अगर ध्वनि की व्युत्पत्ति आप जान गए तो ध्वनि संप्रदाय की प्रवर्तक पूछता है, पूछा जाए ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो लिखिएगा ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है, जिन्होंने ध्वन्यालोक का निर्माण किया। पूछा जाएगा ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंद वर्धन है, या ध्वनि संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? आनंद वर्धन है। ठीक है, ध्वनि के बारे में सर्वश्रेष्ठ चर्चा करने वाले विद्वान कौन है? आनंद वर्धन है। और इन्होंने रचना क्या दिया? इनके रचना का क्या नाम? ध्वन्यालोक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ध्वनि संप्रदाय प्रवर्तक कभी पूछता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद वर्धन हो जाएगा। क्लियर है बाबू? अब मामला ये आता है कि भैया ध्वनि की परिभाषा क्या होगी। तो ध्वनि की परिभाषा क्या होगी बताइए, कितने बच्चे बता सकते हैं ध्वनि की परिभाषा? तो ध्वनि की अगर परिभाषा की बात करें, ध्वनि की परिभाषा, अच्छा एक बात बताओ बाबू, एक बात ये मुझे बता दीजिए, आपने ध्वनि की परिभाषा पढ़ी है, आपने भाषा की परिभाषा पढ़ी है, आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है, यानी सबकी परिभाषा आप पढ़े होंगे, लेकिन क्या कभी आपके माइंड में आपने सोचा कि परिभाषा की परिभाषा कौन है? क्या आपने कभी सोचा? मुझे बताओ बाबू, बताओ भैया। अगर जो बता दे तो 1 रुपया इनाम दूंगा तुरंत। बताओ भैया। हाँ 1 रुपया इनाम दूंगा बस, ठीक। बताओ भैया। यार आपने कभी नहीं सोचा कि भैया परिभाषा किसे कहते हैं? यहां मुझे परिभाषा की नहीं, ध्वनि की परिभाषा बताइए, ना कि परिभाषा की परिभाषा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि परिभाषा किसे कहते हैं? चारों ओर की भाषा। नहीं बाबू, परि मतलब चारों ओर, भाषा मतलब भाषाएं, यानी संपूर्ण जो भाषाएं होती है परिभाषा नहीं कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूं, सोचो ध्यान से। आप क्यों कहते हो गुरुजी परिभाषा लिखवा दीजिए, क्यों कहते हो आप? सोचो।
आप इसलिए कहते हो कि सर जो शब्दवा आपने बताया है वो शब्दवा को मुझे जानकारी हो जाए, मैं भूलूं ना, इसलिए आप क्या लिखवा दीजिए, परिभाषा लिखवा दीजिए। बात समझ गए? यही भाई, क्योंकि इतने शब्द हैं हिंदी में, इतने गणित में फार्मूले हैं, सबका अलग अलग परिभाषा होता कि नहीं होता है। अगर परिभाषा नहीं होती तो आप भूल जाते तुरंत। जैसे मैं कहूं, सोचो ध्यान से, जैसे मैंने कहा इतने बच्चों में, अब यही परिभाषा बनाऊंगा। मैंने कहा कि एक बच्चा है जो मेरे यहां से पढ़कर पुलिस हुआ है, तो आप उस बच्चे को जानते भी हो, ठीक है, तो आपके मन में एक इमेज बनेगा कि यार सर लग रहा बात उसी के बारे में कर रहे हैं, है ना। बता कौन रहा, परिभाषा। वैसे मैं कह रहा हूं, क्यों भैया अरुण के बारे में कहा नहीं सोचे, गुलशन पुलिस हुआ है उसी के बारे में तो सोचे आप, काहे का अरुण के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि अरुण अभी नहीं बना है, बनने वाला है 2026 में। बात समझ के? बता कौन रहा है, परिभाषा बता रहा है। वैसे मैं अगर कहता हूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ना। कहाँ आप लोग सर्वनाम नहीं कहे, कहाँ आप लोग क्रिया नहीं कहे, क्यों आप लोग विशेषण काहे नहीं कहे, बताओ। आज तक बताया ही नहीं है। अरे नहीं यार, कहने का मतलब सर बात यह है कि ये जो आपने बोला है ना, ये बात किसके लिए लागू होता है, संज्ञा के लिए, ना कि सर्वनाम के लिए। बात समझ गए? तो बाबू एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ना कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी शब्दों की पहचान या किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसे क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। क्या ये मेरी बात आई समझ में? भाई मैंने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं नाम को कहा, तुरंत आपकी मेज में बना क्या, संज्ञा। ठीक, इससे एक पहचान करवा रही है कि बात किसके बारे में चल रही है, संज्ञा के बारे में। तो बात समझ गए? तो परिभाषा की परिभाषा लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ ये जानकारी के लिए मैं बता दिया। बात समझ गए बाबू? अगर आप लोग की इच्छा होगी तो मैं लिखवा भी सकता हूं, ठीक है। तो आइए, हमको ध्वनि की परिभाषा से मतलब है, हम लोग ध्वनि की परिभाषा जानते हैं। तो ध्वनि की परिभाषा कैसे बनाओगे भाई? देखो भाई, ध्वनि निकलती कहां से, मनुष्य के वागेंद्रियों से। अब मनुष्य के वागेंद्रियों से तभी निकलेगा जब वो कुछ बोलना चाहेगा। क्यों बाबू? कुछ वो कहना चाहेगा, अन्यथा हम जैसे चुप मार के खड़े रहे, निकली? कभी नहीं निकलेगा। ऐसे में कह सकते हो कि मनुष्य के वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त की जाने वाली भाव को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। बात समझ के बाबू? ध्वनि कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं, एक परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ये बात ध्यान देना बाबू। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, क्योंकि भाषा का निर्माण ही किससे हुआ है, ध्वनि से हुआ है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं, मनुष्य के वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त की जाने वाली भाव को ध्वनि कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
हो गया बाबू? अगर कहीं से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया पुलिस में, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। हो गया बाबू? हटा दें इसे, ठीक। अब देखना परिभाषा इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब लेकिन एक बात और समझना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ध्वनि के पक्ष कितने हैं। ध्वनि के पक्ष, देखिए यदि अगर ध्वनि की पक्ष की बात की जाए तो बाबू ध्वनि के पक्ष कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ध्वनि के पक्ष टोटल 3 होते हैं। सर कौन कौन होते हैं ये बता दीजिए। तो ये बात ध्यान दीजिए बाबू, कौन कौन होते हैं आइए हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला होता है उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। दूसरा होता है संवहन। तीसरा होता है ग्रहण। ठीक, अगर कभी आपसे पूछा जाए ध्वनि के पक्ष कितने होते हैं तो आप बता सकते हो 3 होते हैं। सर एक उत्पादन होता है और एक संवहन होता है और एक ग्रहण होता है। बात क्लियर है? लेकिन सवाल ये पूछेगा आपके एग्जाम में कि ध्वनि का उत्पादन कहां से होता है। तो बाबू ध्वनि का जो उत्पादन है वो कहां से होता है? वाग इंद्रियों से। अब एक बात ध्यान देना, वाग इंद्रियां अगर ऑप्शन में ना रहे तो आपको जीव रहेगा, ठीक, क्योंकि जीव से ही होती है। लेकिन सवाल यह कि संवहन कहां से होता है? ध्वनि का संवहन कहां से होगा? ध्वनि का संवहन बाबू, हाँ बिल्कुल सही। ध्वनि का जो संवहन मुख्य वायु से नहीं बाबू, वायु की तरंग से होगा। तरंग। अब सोचो तरंग क्या है? वायु मतलब हवा और तरंग मतलब लहरें। वायु मतलब हवा और तरंग मतलब लहर। अब सोचो कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर वास्तव में ध्वनि का संवहन वायु की तरंगों से होता है? तो कितने लोग संतुष्ट हुए बता दो पहले, बोलो बाबू। स्पेस में कैसे बोल रहा? अब सोचो कैसे वायु की तरंगों से संवहन हो रहा ध्वनि की, ये जानो भैया। आप इमेज करो, जब आप देखो, जब आप बोलते हो ना, ठीक, तो आपके सामने जो आवाजिया पहुंचती है कर्ण तक, वो ले कौन जाती है? वायु की तरंगे। वायु यानी हवाएं तो ले जाती है, लेकिन में तरंग का क्या रोल है? आपने कभी इमेज किया होगा, कभी देखो आधी बहती है ना, आप जिधर आधी बहती है आप जो बोलते उधर ही ज्यादा सुनाई देता है कि नहीं है? यही तरंग है। इमेज किए होंगे आप लोग कि भैया आपकी जिधर हवा जा रही है और उधर अगर आप बोल रहे हो उसी तरफ आपकी आवाज जाती, इधर तरफ नहीं जाएगी। जैसे मान लेते हैं अगर पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा हवा तो पूरब की ओर ज्यादा सुनाई देगा जबकि पश्चिम की ओर कम सुनाई देगा। ये बात जाके प्रैक्टिकली आज जाके आजमा लीजिएगा, ठीक। लेकिन संवहन की बात क्लियर हुआ। लेकिन बाबू ग्रहण कैसे होता है? ग्रहण कैसे होगा? ग्रहण किससे करोगे? हाँ, अगर दे देगा एग्जाम में कि ध्वनि का ग्रहण किससे होता? जीभ से, मुंह से, तो किससे होगा? लेकिन सुन ले ध्यान से, कितने लोग बेहोश रहेंगे ना, पहले लगाएंगे तो मुंह से, ठीक है, मुंह से लगाएंगे, लेकिन नहीं कान, ठीक। कर्ण, कर्ण, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
तो ध्वनि का जो संवहन होता है वायु की तरंगों से होता है और ग्रहण जो है कर्ण से होता है। क्लियर हो गया बाबू? आगे बढ़े, चलिए इसको हटा दें भैया। अब देखना इसके बाद थोड़ा सा जानकारी और दे दे, क्योंकि है तो ये बाबू चैप्टर बहुत बड़ा, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जो आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन ना, नहीं तो बाकी फालतू चीज पढ़ाने से कोई मतलब है वे नहीं। अब थोड़ा सा एक बात और जान लो, अगर कभी भी कह दे ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, ध्वनि के प्रकार, तो सर ये बात ध्यान देना, ध्वनि के प्रकार, वैसे तो ध्वनि के कई प्रकार होते हैं, वैसे तो ध्वनि के कई प्रकार होते हैं, फिर भी मुख्य रूप से देखा जाए तो ध्वनि केवल और केवल 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ध्वनि मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। लेकिन बाबू 2 प्रकार वो कौन कौन है, सोचो ध्यान से। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ध्वनि भैया मनुष्य के वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त की जाती है, वो भी ध्वनि होती है। तो क्या सर जो जानवरों द्वारा व्यक्त की जाती वो ध्वनि नहीं है? तो वह भी तो ध्वनि है ना। आप देखो रास्ते में गाड़ियां जा रही है, वो भी तो ध्वनि कर रही है, क्या ये ध्वनि नहीं है? है ध्वनि। तो ऐसे में कह सकते हो जो मैं कुछ बोल रहा हूं ये बात समझ पा रहे हो, तो इसे आप क्या कह सकते हो? सार्थक ध्वनि। ठीक है। और जैसे मान लेता हूं, सोचिए, देखिए बाबू क्या कहना चाह रहा है आयुष, क्या कहना चाह रहा है? कुछ समझ में आ रहा बाबू? नहीं ना। ऐसे ध्वनि को क्या कहेंगे? निरर्थक। जिसकी कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक ध्वनि, और जिसका कोई अर्थ होता उसे सार्थक ध्वनि। इसकी परिभाषा तो लिखाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये शब्द से ही पहचान जाओगे, जिसका कुछ अर्थ होता उसे सार्थक ध्वनि कहते हैं, और जिसका कुछ अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक ध्वनि। अब अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल है बाबू? राज, कोई दिक्कत नहीं ना, हटा दें इसे। चलिए, अब इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाए, खासकर आपके एग्जाम में। तो हमने क्या किया, भाषा को पढ़ाने से पहले हमने आपको ध्वनि को पढ़ा दिया, जिससे आपको भाषा समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग सर पढ़ने वाले हैं भाषा। ठीक, अब जो बात हमने ध्वनि में सीखा वही बात यहां भी सीखना है। इतना बात ध्यान दो बाबू, 2 से 3 चीजें कॉमन होती है। कह दो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे गणित का सब्जेक्ट हो, ठीक, चाहे भैया भूगोल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, 5-6 चीज ऐसा मैं बता रहा हूं जो कॉमन सब में होता है। कभी सर ऐसा क्या चीज जो कॉमन होता सब में, क्या बताइए, सोचो आप लोग, क्या कॉमन होता है? क्या उभय होता बताइए? उभयनिष्ठ क्या क्या होता बताइए? नहीं बताएंगे पर यार, कहाँ सांकेतिक भाषा? हाँ, गणित में पाई जाती, गणित में भी है, हिंदी में भी है। 1 रुपये का मूल्य, 10 पेन का मूल्य जो है 10 रुपये है, तो मानो एक 1 पेन का मूल्य कितना होगा, ऐसे होता है ना सांकेतिक भाषा। लेकिन ये प्रश्न अलग है। सोचो, किसी भाषा को आप पढ़ते हो तो उसमें आपको व्युत्पत्ति जरूर देखने को मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है? उसकी भैया परिभाषा देखने को जरूर मिलेगा, उसकी भैया विशेषताएं देखने को मिलेगा, ठीक, उसके भैया दोष देखने को मिलेगा, ठीक है।
उसका महत्व देखने को मिलेगा। ये कुछ चीजें ऐसे हैं जो हर एक सब्जेक्ट में कॉमन होते हैं, ठीक, और यही पढ़ने का सही तरीका है, ठीक। आप किसी भी विषय को अगर पढ़ रहे हो, उस विषय में जो अध्याय पढ़ाया जा रहा है, पहले ये पता करो सर उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, फिर पता करो उसकी सर परिभाषा क्या होगी, फिर पता करो कि उसकी विशेषताएं क्या होती है, तब जाके पता करो उसके गुण और दोष क्या क्या महत्व है, तब ये पता करना चाहिए। अगर आप इस हिसाब से बाबू पढ़ते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक बार सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पढ़ने वाला भी अच्छा होना चाहिए और साथ ही पढ़ाने वाला व्यक्ति भी अच्छा होगा, तभी ऐसा माना जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो भाषा में आप लोग सबसे पहले क्या जानोगे? उत्पत्ति जानेंगे, व्युत्पत्ति जानेंगे ना। उत्पत्ति बोलना बंद करिए ना, आप व्युत्पत्ति बोलना हमको ना। चलिए, तो हेडिंग पड़ेगी आपकी भाषा की व्युत्पत्ति। तो भाषा की व्युत्पत्ति की अगर बात करें बाबू, इसका जो व्युत्पत्ति का जो क्रम है ना, बहुत बाबू इसमें बहुत कुछ मतभेद है। जैसा कि आपके एग्जाम में या आपसे कोई व्यक्ति पूछ सकता है प्रश्न, जैसे कुछ बच्चे हमारे कहते हैं सर भाषा की जो व्युत्पत्ति है ना, भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये संस्कृत भाषा से हुई है। क्यों? नहीं, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई कि नहीं हुई है, पूछा भी गया है कई बार सवाल। लेकिन सोचो बाबू, आपके भारतीय संविधान में संस्कृत का उल्लेख तो है ही भाई, 22 भाषाएं हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ संस्कृत से ही होती है? तो कुछ बच्चे सवाल का जवाब देते हैं कि सर संस्कृत से इसलिए होती है क्योंकि संस्कृत क्या है, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है ना बाबू, है ना। मैं भी कहता हूं, फिर भी एग्जामिनर आपसे संतुष्ट नहीं है। वो कह रहा है अच्छा ये बताओ, अगर भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है तो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा मंदारिन उससे काहे नहीं होता है? सोचो भाई, उससे भी तो बड़ी हो गई, विश्व की है, ये तो भारत का है। सोचो कैसे, सोचो काहे नहीं हुआ उससे? भारत में आई नहीं होगी तो अरे नहीं यार, जब विश्व की है तो काहे नहीं भारत में होगी? बताइए, सोचो बाबू क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों संस्कृत से हुआ, क्यों मंदारिन से नहीं हुआ? सोचने वाला सवाल है, बताइए। लोग संस्कृत जानते हैं। हाँ, मान लेते प्राचीन समय में पहली भाषा संस्कृत भाषा हमारी रही है, लेकिन इसको विश्व की भाषा में दर्जा नहीं दिया गया, मंदारिन को क्यों दिया गया? तो इसका कारण रहा होगा ना, आप लोग नहीं बताएंगे? हमें लगता है मंदारिन चीन की भाषा है। हाँ, चीन की भाषा है। इतनी विकसित नहीं हुई थी। हाँ हाँ, यहाँ सिंधु सभ्यता यहाँ की। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो अब देखो, सुनो, मंदारिन भाषा में और अपनी संस्कृत भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। सर जानते हो, इतना बात ध्यान देना, आप लोग क्रिया पढ़े हो ना, इतना सोचो, कभी भी नवीन शब्दों का अगर निर्माण करना होता है ना, तो आपको धातु की आवश्यकता पड़ती है। अगर हिंदी और संस्कृत में नई चीजों का निर्माण करना है तो धातु की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ गए बाबू? जैसे मैं समझाऊंगा इसे, जैसे सोचो आपके पास सब कुछ है, रुपया पैसा टाली ट्रैक्टर मोरंग ईंटा सब कुछ है, लेकिन सोचो बिना जमीन का आप घर नहीं बना सकते हो। कॉन्सेप्ट, आपके पास अगर भूमि होगी तो ईंटों आई जाई, टलिया ट्रैक्टर मोरंगो आई जाई,
अगर खुदा खास्ता आपके पास पैसवा भी रहे, अब खुदा खास्ता जमीनिया ना रहे, तब अब कोई सोचा था ना गुरुजी पैसा है तो जमीनिया खरीद ले, अरे यार क्या बेचे ही ना चाहिए, तब क्या करवा, सोचो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि सर मंदारिन भाषा में धातु नहीं पाई जाती है, जबकि संस्कृत भाषा में धातु पाई जाती है। इसीलिए कभी भी नए शब्दों का निर्माण करना होता है तो हम संस्कृत भाषा का ही नाम लेते हैं। क्या मेरी बात आई समझ में? अगर आपने ऐसा उत्तर दे देंगे किसी के सामने, वो तुरंत उसकी बोलती बंद हो जाएगी और वो संतुष्ट हो जाएगा। क्लियर है बाबू? आगे बढ़े। तो अब सोचिए, ध्यान से लिखिएगा, लिखिए, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति अलग अलग भाषाओं के द्वारा विभिन्न तरीके से होती है। कह रहा कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति की अगर बात करें तो इसकी जो व्युत्पत्ति होती है बाबू, अलग अलग भाषाओं के द्वारा विभिन्न तरीके से होती है। अब जानिए, लिखिएगा, यदि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत भाषा के भास धातु तथा बड़ा आ प्रत्यय से हुआ है, जबकि संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भास धातु तथा टॉप प्रत्यय से हुआ है, जिसमें दोनों भाषाओं में अर्थ है बोलना, कहना, विचार या अभिव्यक्त करना होता है। मतलब अर्थों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि अलग अलग भाषाओं की दृष्टि से व्युत्पत्ति की बात की जाए तो अलग अलग तरीके से हुआ है। हिंदी भाषा में वही उसका अर्थ बोलना हुआ,
वही अर्थ कहना हुआ, वही विचार प्रकट करना हुआ, उसी अभिव्यक्ति को कह सकते हैं। ठीक, जबकि देखो अगर कभी कहता है कि हिंदी में भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो भाष धातु से और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बड़ा आ प्रत्यय। जबकि संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो भाष धातु में कौन सा प्रत्यय, टॉप प्रत्यय लगा हुआ है। क्लियर हो गया। तो खैर आपको जो है संस्कृत वाला तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हिंदी वाला जरूर पूछा जाएगा। बात समझ गए। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये भाष धातुआ में टाप प्रत्यय लगाने से कैसे भाषा बन जाई, हाई तो कुछ समझो में आवत बा कि सर यहाँ हलंत है, यहाँ बड़ा जोड़ेंगे तो भाषा बन जाएगी। लेकिन सर संस्कृत में भाष धातु में टाप प्रत्यय जोड़ने से भाषा बन ही नहीं रहा है। तो बाबू प्रक्रिया है। यहाँ जानते हो ये जो पा है ना, ये साम अंता इता है। माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है उसे इस संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो जब ये संज्ञक वर्ण है तो ये तस्य लोपा सूत्र से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, बचेगा शेष टा। और टा में जो ये टा है ना, इसका भी इत संज्ञक होकर तस्य लोपा सूत्र से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो जब टा का लोप हुआ, टा में छिपा स्वर कौन है, बड़ा है ना, तो टा का लोप हुआ, पा का शेष बचा कौन, बड़ा। बात ही आई। बात समझ गए। क्लियर। तो खैर आपको ये याद रखना है। तो अगर आप ये जान गए बाबू, तो अब थोड़ा सा ये जान लो। अभी इसके अर्थ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई देखो, बोलना विचार प्रकट करना होगा। ठीक, कहना भी वही मतलब होता है। लेकिन सोचो बाबू, ये विचार सबसे अलग है। सोचो बाबू, अगर कभी आपके एग्जाम में पूछ ले विचार किसे कहते हैं, कोई बता सकता है बाबू विचार किसे कहते हैं? मनुष्य के अंदर अधर्मात्मक ध्वनियां होती है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई बताएगा कि विचार किसे कहते हैं? किसी चीज के बारे में सोचना। नहीं, सोचो, विचार सबके मन में है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, विचार सबके मन में होता है कि नहीं होता है? लेकिन क्या विचार मुझे पता चल रहा है? जो मेरे मन में जो विचार है वो आपको नहीं पता होगा, आपके मन में जो विचार है वो मुझे नहीं पता होगा। तो विचार के लिए एक शब्द आता है, कह सकते हैं विचार ये कैसी इकाई है, ये अध्वन्यात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? अध्वन्यात्मक। आ माने नहीं, ध्वनि मतलब आवाज, आत्म मतलब विचार। तो यानी ऐसा विचार जिसमें ध्वनि नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अध्वन्यात्मक कहते हैं। बात समझ गए। लेकिन अध्वन्यात्मक ये जो है ये किसकी इकाई है, ये भी तो पता होना चाहिए। विचार ये अध्वन्यात्मक है तो ये किसकी इकाई है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो सर ये ध्यान देना, ये जो विचार होता किसके भीतर होता है? क्या कभी ये बताओ बाबू, क्या किसी गाय को विचार देते हुए देखे हो? मुझे बताओ, क्या किसी गाय को किसी बकरी को विचार देते हुए देखे हो कि आयुष तुम पढ़ने जाओ? क्या कभी देखे हो यार? कभी नहीं देखे हो। तो सुनो, विचार सिर्फ और सिर्फ किसके बीच होता है? मनुष्य के बीच। ठीक है। तो ऐसे में कह सकते हो कि मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। बात समझ गए बाबू। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहते हैं। क्लियर हो गया भाई? आपके मन में जो विचार हमको पता नहीं है, तो मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे? विचार कहते हैं। तो बाबू ये बात रही आज के लिए। आज की क्लास जो है समय को देखते हुए यहीं पर जो है विराम देते हैं। बाकी शेष इसी टाइम पर अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।